आप सोच भी नहीं सकते मेरे पास कैसे बच्चे आते हैं 1.5 साल तक अकेले दूध पे हैं। ओके। आप उनकी वेट देखो, एचबी देखो कैसे ड्रॉप हुआ होता है, उनके हाथ पैर तक काले हो जाते हैं। सबसे बैड हैबिट है जो खुद मोबाइल पे लगी हुई है, ठीक है, और बच्चे को खाना खिला रही हैं। एज अ मदर मुझे कैसे पता चल सकता है कि बच्चा वीट एलर्जिक है या नहीं है? जो बच्चा बार बार पेट दर्द की कंप्लेंट कर रहा है, उसकी हाइट पे ऊपर असर है, बच्चा अनीमिक है, कॉन्स्टिपेटेड है या लूज मोशन लग जाते हैं, ऐसे बच्चे को तो इमीडिएट ये टेस्ट करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जुकाम हो गया था, मैंने बच्चे को नेबुलाइज़र दे दिया। नो, हेड इंजरी एक ऐसी है, अगर बच्चे के सिर पे चोट लगती है, वो चोट उसको कभी भी लाइफ में कभी भी तंग कर सकती है। मेडिकल इमरजेंसी है ये। Hello and welcome to the brand new episode of Shine with Swati podcasts. And today we have with us Dr. Atul Sachdeva. He has 30 years of experience as general physician and is running his own Sachdeva Nursing Hospital. And उनके पास कितने सालों से ऐसे छोटे छोटे बच्चों के केसेस आते हैं एंड आई नो हिज क्लिनिक इज़ ऑलवेज ओवरफिल्ड बिकॉज लोगों का उन पर फेथ इतना ज़्यादा है. सो टुडे ही इज़ विद अस टू अनवील ऑल दोज मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस एंड लेट्स डिस्कस इन डिटेल अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो शायद हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में डिस्कस नहीं कर पाते हैं. सो स्टे ट्यून एंड चेक दिस आउट एंड डू शेयर इन द कमेंट्स कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा और आगे भी आप कौन से टॉपिक्स पे डिस्कशंस और पॉडकास्ट चाहते हैं. थैंक यू. थैंक यू डॉक्टर अतुल सचदेवा जी. आप आज टाइम निकाल कर यू कुड कम हियर एंड वी हैव सो मैनी क्वेश्चंस और इतनी सारी एक मदर के मन में जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि एक पीडियाट्रिशियन के पास जाते तो है पर टाइम उतना ही होता है कि हम बच्चे का जो प्रॉब्लम चल रही है वो पूछ सके. बट अदरवाइज डेली लाइफ में इतनी सारी चीज़ें होती है जो हम गूगल करते थक जाते हैं कि क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए डेली लाइफ में भी. सो थैंक यू, आज आप आए हैं एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड कि बहुत सारी चीज़ें मनवील और आपसे सीखने वाले हैं. सो थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो. नहीं, थैंक यू आपका स्वाति जी, आपने मेरे को आज टाइम दिया. ऐसे कोई बात नहीं ऐसी. डॉक्टर अतुल, जब आई थिंक लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग. जब बेबी बॉर्न होता है तो आई थिंक जब बॉर्न होता है तो पहली चीज़ होती है वो है कि उसको एक मदर्स फीड वो मिलती है. वहाँ से ही उसकी इम्यूनिटी ग्रो करना शुरू करती है, राइट? और इस चीज़ के बारे में हम सब जानते हैं कि हाँ इसके बहुत फ़ायदे हैं. बट ऑफ लेटली हम देख रहे हैं कि डिपेंडेंसी ऑन पाउडर्ड मिल्क वो बहुत फार्मूला मिल्क काफ़ी बढ़ गई है. सो व्हाट यू हैव टू से अपॉन इट? मदर फीड के लिए तो उससे ऊपर कुछ भी नहीं है. अनडाउटेडली. अगर आप उसके बारे में सोचते भी हो पाउडर मिल्क के बारे में तो बिल्कुल वो सोचना भी नहीं चाहिए. 6 मंथ तक, कम से कम 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीड जो है वो बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. उसमें बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप होगी, बच्चे को जो छोटी मोटी डिजीज़ हैं वो कभी पास नहीं आएगी. अगर आप बोतल फीड की तरफ जाते हो, आप ग्लास बोतल देते हो, उसमें इन्फेक्शन, कभी लूज़ मोशन, कभी चेस्ट इन्फेक्शन, कभी कुछ ना कुछ रहेगा. बच्चा आपका कोई ना कोई प्रॉब्लम में रहेगा. ब्रेस्ट फीड से ऊपर तो परमात्मा ने जो वो दिया है उससे ऊपर कुछ भी नहीं है. बिल्कुल. पर बहुत बारी ना ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि कह दो कि मिल्क अच्छे से नहीं आ रहा, विच जनरली मॉम्स दे कंप्लेंट, या बच्चा लाच नहीं कर रहा, वट एवर द रीजन्स भी, तो दे शिफ्ट टू फॉर्मूला मिल्क. अब वो कन्वीनियंस है या एट टाइम्स इवन एक्चुअली में प्रॉब्लम है. तो क्या मिल्क पूरा नहीं आ रहा, ये क्या रीज़न होता है बेसिकली इसका? नहीं, ऐसे है ना कि मदर फीड कैसे उसको देखना है. मदर की ये कॉमनली ना प्रॉब्लम रहती है कि मेरा दूध नहीं आ रहा. बिल्कुल. ठीक है, वो क्या करती हैं, ब्रेस्ट को प्रेस करती हैं और उसमें देखती हैं. ऐसा कोई फंडा नहीं है. बच्चा जब सक करेगा तभी दूध आएगा. अगर आप कहोगे कि दूध प्रेस करके पता चलेगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा. उसका सबसे अच्छा मेथड है देखने का कि अगर बच्चा 24 आवर्स में 12-13 बार यूरिन आउटपुट कर लेता है, पेशाब 12-13 बार करता है, 24 घंटे में खुल के पेशाब कर लेता है, तो इसका मतलब है कि मदर फीड पूरा जा रहा है. नाइस. जैसे जितना वो दूध लेगा उतनी ही उसकी आउटपुट आएगी. अगर माँ का दूध कम आ रहा है तो यूरिन आउटपुट हमेशा कम होगी जी. ये बड़ी मिसकंसेप्शंस हैं मदर की कि मेरा दूध नहीं आ रहा. जितना वो मदर फीड देगी उतना ही दूध आएगा.
बिल्कुल। और दूध का टाइम भी ठीक होना चाहिए। जैसे कुछ मदर्स क्या करती हैं कि बच्चा रोया, 5 मिनट बाद रोया, 10 मिनट बाद रोया, दूध पिलाना शुरू कर दिया। वो बिल्कुल नहीं करना है। जब भी दूध पिलाना है 1.5-2 घंटे से पहले दूध नहीं देना दिन में, राइट। ठीक है। और जब भी उसको दूध पिलाना है उसको 15-20 मिनट रेगुलर सक करवाना है। दूध लेते लेते बच्चा सो जाता है, आप उसको थोड़ा सा पिंच कर लो, थोड़ा सा कान से हिला लो। दूध देने के बाद उसको कम से कम 15 मिनट उसको बर्प कराना है और उसके बाद राइट साइड पे टेढ़ा लेटाना है। ठीक है, राइट। और आधे पौने घंटे के बाद चाहे उसको उल्टा लेटाओ कि उसकी गैस पास होती रहे। नाइस। ये बच्चा इससे कंफर्टेबल रहेगा और इससे मदर भी कंफर्टेबल है, उसको भी पता है कि मैंने फीड देनी है 2 घंटे के बाद, राइट। और बच्चे को भी पता है मैंने फीड लेनी है। रात में इसका टाइम आप 3 घंटे कर सकते हो, दिन में 1.5 और 2 घंटे के बाद फीड पहले देनी नहीं है। और जब भी दूध देना है तो 15-20 मिनट जरूर सक करवाएं। हाँ, समटाइम्स 15-20 मिनट, मतलब कई बार बच्चा 5 मिनट बाद छोड़ देता है, बट देन समहाउ मेक श्योर कि वो 15-20 मिनट सक करेगा, तभी वो बच्चा कंफर्टेबल रहेगा और तभी उसका पेट भरेगा। राइट। तो ये वाला प्रोसीजर डेफिनेटली वी नो कि एक बहुत ब्यूटीफुल, एक जो भगवान जी की तरफ से बना है कि एक प्रोसीजर है, 2 घंटे के गैप में बच्चे को भूख लगती है और मदर्स फीड करवानी चाहिए। एंड स्टिल जो बहुत सारी मॉम्स करवा रही हैं, आपके अकॉर्डिंगली दैट इज़ डेफिनेटली नॉट गोइंग टू हेल्प मच, है ना? तो इज़ देयर एनी स्टिल इसका कोई वे अराउंड है कि सिर्फ वही है एक वे अराउंड? नहीं, देखो मदर मिल्क तो मैंने इसका- सबसे पहले कहा, सबसे इसके पहले कोई से way कोई around कुछ नहीं है। बिल्कुल। आपके बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप होगी, मैंने आपको पहले भी यही कहा है कि मदर फीड से ऊपर तो कुछ नहीं है। हाँ, समटाइम्स किसी ने बच्चा, किसी के पास चलो कोई जॉब वाली है, आप उसको मान सकते हैं, कम से कम गवर्नमेंट भी इसके लिए 3 महीने की लीव देती है, बिल्कुल। ठीक है ना। लेकिन उसके लिए भी ना बेस्ट यही रहेगा कि सबसे पहले कि मदर फीड जितना टाइम वो लंबा दे सकती है वो मदर फीड दे। चाहे वो पंप करके जो रखने का जो सिस्टम है कि वो पंप करके मदर्स रख देती हैं बॉटल्स फ्रिज में या जैसे भी, डू यू थिंक उससे भी उनकी साइकिल इन्फेक्शन में रहेगा? हाँ, नहीं, इन्फेक्शन उससे भी रहेगा, उससे इन्फेक्शन होने के रहेगा। चांसेस उसको हैं। कभी स्टोर नहीं करना चाहिए मदर मिल्क को। आप ज़्यादा से, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो कि मतलब इसमें ना ये वाला टॉपिक है ही नहीं है, ये मतलब ना रखने वाला टॉपिक तो है ही नहीं है। Okay. मदर मिल्क तो हमेशा ही देना ही है, सक ही करवाना है। अगर आप ये कर सकते हो कि बच्चा सक नहीं कर रहा बच्चा, तो आप उसको सिरिंज के साथ दे दो। आप ग्लास बोतल में भी अवॉइड करो, आप सिरिंज ले लो, सिरिंज भी ग्लास वाली ले लो। बोतल फीड बिल्कुल, मतलब बोतल बिल्कुल अवॉइड करो उसके लिए भी। समटाइम्स मदर क्या करती हैं, चम्मच के साथ दे दें। हाँ ठीक है, चम्मच के साथ दे, हाँ चम्मच के साथ दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मदर फीड, हाँ जब कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि जैसे किसी ने बच्चा अडॉप्ट किया है, वो एक सेकेंडरी इशू है। जितनी देर मदर है, बच्चे की मदर है, फीड दे रही है, वो उससे ऊपर कुछ नहीं है। मैं इतने बार आपको बार बार इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे खुद के साथ मुझे आई थिंक मेरा वो फेस तो डेफिनेटली निकल चुका है, बट आई थिंक आई पेयर्ड इट अप कि एक बार ही अपनी फीड दी, पर वो उसको इतनी जल्दी भूख लगती थी कि मेरे को उसको फार्मूला देती थी, फिर अपनी फीड, फिर फार्मूला, तो ऐसा मिक्सचर कर दिया था मैंने। बिकॉज मुझे ऐसा लग, या तो ये मेरे अंदर था कि उसकी भूख नहीं मिट रही, वो इतनी जल्दी दोबारा रो रहा है। सो ऐसे केस में ऐसा ही कॉम्बिनेशन करना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, देखो अब रोने के बहुत कारण थे। राइट। बच्चा अनकंफर्टेबल लेटा है तब भी रोएगा, बच्चे का नैपी गीला हो गया है तब भी रोएगा, बच्चे के क्रैम्प्स पड़ रहे हैं तब भी रोएगा, बच्चे को इन्वायरमेंटल ठीक नहीं मिल रहा तब भी रोएगा। माँ एक ऐसी चीज़ है भगवान ने बनाई कि उसको बच्चे के रोने से पता चल जाता है कि बच्चा भूख के कारण रो रहा है कि तकलीफ में रो रहा है। बिल्कुल। ये एक परमात्मा ने ऐसा वो दिया है कि मदर एकदम जज कर सकती है कि बच्चा क्यों रो रहा है। अगर आप उसको कंफर्टेबली 1.5-2 घंटे के बाद दूध दोगे और 15-20 मिनट सक करवाओगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। हाँ, जैसे आजकल डाइपर का है, डाइपर भी नहीं, मेरे हिसाब से डाइपर बिल्कुल नहीं पहनाने चाहिए। ठीक है, उससे भी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अच्छा। हाँ, डाइपर से भी रैशेस हैं। देखो आपके बच्चा, उसके बीच में रैशेस तो चलो हो ही गए, सेकेंडरी अगर सर्दी वगैरह में बच्चा बीच में गीला, आप किसी अडल्ट के ऊपर लीजिए, अगर आप उसको, वो थोड़ा गीला होता है, कितना अनकंफर्टेबल रहता है। तो मदर तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की बार डाइपर ही नहीं चेंज करती। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, डाइपर अवॉइड करना चाहिए। पुराना सिस्टम मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया था, लंगोट वाला। राइट। ठीक है ना, उसे पता भी चल जाता था सारा कुछ।
और बच्चा भी बड़ा कंफर्टेबल रहता था। Right. ये डाइपर तो अवॉइड ही I करना think चाहिए। वही thanks for stressing upon the traditions जो हमारे शुरू से हम आ रहे हैं, but there has been वो modern और हम एक because working moms हैं, इतने सारे changes आए तो हैं, but आप हमेशा I guess tradition जो एक वे है उसको आप ट्रेडिशनल वे को सपोर्ट करते हैं, राइट? सो मतलब ब्यूटीफुली आपने मतलब डंके की चोट पे बोला है कि जो मर्जी हो इट हैज़ टू बी ब्रेस्ट मिल्क ओनली, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं वो क्वेश्चन ला भी नहीं पा रही हूँ आई गेस कि अगर फॉर्मूला मिल्क यूज़ करना हो तो कौन सा करना चाहिए, या फिर ओके आई गेस 1 ईयर तक हमें ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए, राइट? मतलब मिनिमम 6 मंथ तो है, राइट 6 मंथ के बाद हम थोड़ा सा विनिंग स्टार्ट कर देते हैं। राइट 6 मंथ के बाद हम क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं मदर को कि आप थोड़ा सा इसको लिक्विड सा स्टार्ट करो। जी 6 मंथ के नीचे पानी भी नहीं देना, बिल्कुल पानी भी नहीं देना है। 6 मंथ के नीचे बच्चे को पानी नहीं देना है। 6 मंथ के बाद आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना शुरू करो, जैसे दाल का पानी है, ठीक है, कुछ सीरियल्स घर पे बना के। मैं रेडीमेड सीरियल्स के भी खिलाफ हूँ, ठीक है। आप एप्पल प्यूरी है घर पे बनाना शुरू करें, बच्चे को थोड़ा सा जैसे वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, थोड़ा टाइम निकलता है, जी आप उसको कस्टर्ड वगैरह कुछ दलिया, ये दलिया बीट करके उसको ये मैश करके अच्छी तरह वो आप उसको दीजिए, जी ठीक है। बाकी बहुत चीज़ें हैं, राइस वाटर है, ये आप 6 मंथ के बाद सारा कुछ शुरू कर सकते हैं। देखो अगर जो मदर 6 मंथ के बाद ये लेट स्टार्ट करती हैं, उनका बच्चा आगे जाके, आप कॉमन कंप्लेंट रहती है, ये कॉमन कंप्लेंट है कि मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है, यस और 1 ईयर तक वो क्या करती हैं कि दूध के ऊपर रखती है अपने कंफर्टेबल के लिए। क्या है, दूध गर्म किया, बोतल दी, पिला दी, ठीक है। लेकिन उसके लिए अगर आप मेहनत करें, जैसे दाल का पानी है, दलिया है, हरी सब्जीज हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उनका सूप बना के दें, उनकी प्यूरी बना के दें। फ्रूट्स हैं जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जैसे एप्पल की प्यूरी है, मैंगो प्यूरी है, आप कुछ भी दे सकते हैं बच्चे को, राइट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें शुगर भी अवॉइड करनी है बच्चे को। नमक हमने पूरा यूज़ करना है जितना हम खाते हैं, क्योंकि बच्चों में सोडियम बड़ा जल्दी कम हो जाता है। शुगर बच्चे को नेचुरल मिल ही जाएगा, अगर आप फ्रूट दे रहे हो मिल जाएगा। शुगर भी अवॉइड करनी है, या नमक और शुगर कहते हैं कि 1 ईयर तक अवॉइड करनी नहीं, चाहिए। नमक आप दे सकते हैं, सोडियम थोड़ा सा जाना चाहिए, हल्का हल्का हाँ, लेकिन जैसे बच्चा 1 ईयर का हो जाता है तो उसको आप नमक पूरा दें। बच्चे में लो सोडियम बड़ा रहता है, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। जी लेकिन अगर 6 मंथ के बाद आप बच्चे को हैबिट डाल देंगे, जैसे मैंने जो भी सीरियल्स बताए हैं, जी तो बच्चा उससे बड़ा ही कंफर्टेबल रहेगा। 9 मंथ तक आते आते बच्चे की डाइट बड़ी प्रॉपर हो जाएगी। 1 ईयर तक, 1.5 साल का बच्चा तो पूरी प्रॉपर डाइट लेता है, जी लेकिन उसके लिए आपको पहले ही आदत डालनी पड़ेगी। बिल्कुल आप देखोगे, चलो अब सिटी में तो कुछ मदर्स हैं वो तो सारी चलो समझती हैं, आप थोड़ा सा पेरीफ्री में जाएंगे ना, तो मदर क्या करती हैं, 1 ईयर तक, 2 ईयर तक मदर फीड ही दे रही हैं, उसके अलावा कुछ देते नहीं। उसमें बच्चे को क्या रहेगा, बच्चे का ब्लड कम रहेगा, ओके हाँ, आयरन इतना डेफिशिएंट हो जाता है, कैल्शियम भी कम हो जाता है, बच्चे बड़े वीक हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ मदर्स फीड पे बिल्कुल, ही है। दोनों का नुकसान है, दोनों का नुकसान है। दोनों का नुकसान ये है कि मदर को पेन रहनी शुरू हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह शुरू हो जाता है, बिल्कुल ठीक है, Got it. और बच्चे को डाइट पूरी नहीं जा रही। 6 मंथ के बाद बच्चे को पूरा आयरन कैल्शियम भी पूरा चाहिए होता है, वो बाकी प्रोटीन भी चाहिए, ये बाकी डाइट में मिलेगा। अगर आप अकेला दूध के ऊपर जोर देते रहोगे ना, तो वो कभी भी बच्चा आपका कभी भी वो हेल्थ गेन कर ही नहीं पाएगा। ओके कॉमनली बच्चे आते हैं, क्योंकि राइट आपने मतलब बहुत सारी मदर्स ये मैंने जो मेरे सर्कल में कि हम तो जी 1 ईयर तक सिर्फ और सिर्फ हमने अपना दूध ही दिया है। सो आई थिंक दैट इज़ इवन नॉट राइट। नहीं 1 ईयर तक दे दें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 6 6 मंथ के months, बाद वही। 6 मंथ के बाद विनिंग वही। फूड स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चे को प्रॉपर ये डाइट नहीं दोगे, देखो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उससे आयरन जाएगा, पर दालें वगैरह हैं उससे प्रोटीन मिलेगा, दूध आप दे रहे हैं उससे कैल्शियम मिलेगा, ये तीनों का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सडन 12 वीक के बाद, 3 महीने के बाद हम सारा कुछ स्टार्ट करते हैं, आयरन बच्चे को रेगुलर देना होता है वो मेडिसिन अच्छा राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ना, आपने एकदम से मेरा बल्ब ऑन करा, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर A to Z देते थे हम बच्चों को, और राइट मल्टीविटामिन, विटामिन डी, ये आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। 12 वीक्स के बाद आपको आयरन बच्चे को देना ही देना है।
इसमें क्या होता है कि सडन आप देखोगे ना 3 महीने बच्चा आपको पेलर लगता है, उसको क्या होता है कि आयरन सिर्फ दूध जा रहा है, आयरन कहीं से मिल नहीं रहा, और आयरन देना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। और 6 मंथ के बाद विनिंग फूड जो मैंने आपको कहा है कि वो आप सबसे पहले तो वो कोशिश करो कि घर पे बनाओ। बिल्कुल। आप जो सीरियल्स हैं, मैं सीरियल्स कभी नहीं कहता कि आप सीरियल्स दो, घर पे आप 50 चीज़ बना के दे सकते हो कि जो बच्चे, लेकिन उसके लिए क्या है कि मदर थोड़ा सा ना लेज़ी हो जाती हैं कि बच्चे को दूध दे दो, बस अपना काम ख़त्म किया, दूध दिया, काम ख़त्म किया। नो, ऐसा नहीं आप सोच भी नहीं सकते मेरे पास कैसे बच्चे आते हैं कि जिनका मतलब जो 1.5 साल तक सिर्फ मदर फीड पे हैं या अकेले दूध पे हैं। ओके। आप उनकी वेट देखो, उनका एचबी देखो कैसे ड्रॉप हुआ होता है, ओके। उनके हाथ पैर तक काले हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ क्या है कि डाइट के कारण। जैसे ही आप उस बच्चे को डाइट पे लेके आते हो, वो बच्चे एकदम सडन ऐसे इम्प्रूव करते हैं। लेकिन सिर्फ क्या है कि 1.5 साल में तो हम जो बच्चा ना 1.5 साल में जितना हम नॉर्मल खाना खाते हैं, जो हम खाते हैं बच्चे को सारा देना चाहिए। एग्जैक्टली। मतलब प्रॉपर डाइट, जैसे नमक पूरा देना है, मिर्ची रहने दो, नमक पूरा देना है। सिंपल वे है, इसका भी एक सिंपल वे है। जैसे आप घर पे खाना बना रहे हो बच्चे के लिए, से बड़ा सिंपल मेथड है कि जैसे आपने खाना बना रहे हो उसको आप पहले निकाल लो, थोड़ा सा नमक पूरा होना चाहिए, स्पाइसेस ना डालो उसमें। आप बच्चे को जैसी हैबिट डालोगे वो डल जाएगी। और आप देखो ना कुछ बच्चे आगे जाके चूजी होते हैं कि मैंने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। अगर आप स्टार्टिंग में ये चीज़ें दे दोगे तो बच्चा आपका कभी भी आगे जाके भी आपको खाने के लिए परेशान नहीं करेगा। और बच्चे को भी पता है कि उसको टाइम पे डाइट लेनी है। ये और सबसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो मदर्स टीवी दिखा के उनको खाना खिलाती हैं, आप उसके बाद ना आधे घंटे के बाद उसी टाइम पूछो बच्चे ने क्या खाया, वो बता नहीं पाएगा, नहीं बता पाता। सबसे बैड हैबिट है जो बच्चों की मदर्स ने डाली है कि मोबाइल आगे रख दिया या खुद मोबाइल पे लगी हुई है, ठीक है, और बच्चे को खाना खिला रही है। ये सबसे बैड है। आप ना बच्चे को पता चला उसने क्या खाया है, ठीक है, अब आप बच्चे को 2 मिनट बाद पूछोगे ना, मोबाइल के चक्कर में वो मोबाइल देखता रहेगा, पेट भरता रहेगा, लेकिन बच्चे को पता नहीं चलेगा उसने क्या खाना खाया। और बच्चे को ये भी नहीं पता चलता कि उसने उसका टम्मी का फुल हो गया है। यस यस यस, बिल्कुल वो ओवर ईट भी कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। टीवी और मोबाइल ये दोनों चीज़ खाने के टाइम पे तो वैसे भी अवॉइड करनी चाहिए, इन जनरल भी, लेकिन खाने के टाइम पे तो बिल्कुल ही नहीं। खाने का एक प्रॉपर वे होना चाहिए। जब आप खाना खा रहे हो, अगर बच्चा आपका 1.5 ईयर का हो गया है, उसकी प्लेट अलग लगाओ। राइट। अपनी प्लेट में से कभी खाना नहीं देना, क्योंकि आप उसकी अगर प्लेट अलग लगाओगे तो वो बच्चा क्या करेगा, उसको भी पता है कि ये मेरी डाइट है, मैंने खानी है। राइट। मैंने खानी है। अगर आप अपनी प्लेट से दोगे ना, आपको पता चला है कि उसने कितना खाया है, ना उसको पता चला है उसका क्या खाना है। अगर आप उसकी प्रॉपर प्लेट लगा के दोगे, वो उसकी ऐसी हैबिट बनेगी कि बच्चा कभी भी इन फ्यूचर भी वो अपना खाना प्रॉपर खाएगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ये एक स्टार्टिंग का ही एक रूटीन है, अगर ये बन जाए तो इट हेल्प्स लाइफ लॉन्ग फॉर दैट मैटर। बिल्कुल। उसमें दोनों कंफर्टेबल रहेंगे, बच्चा भी कंफर्टेबल है, मदर भी कंफर्टेबल है। लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। मेरे को ना मेरी फिर से ना वहीं पे एक जगह जो हम बल बॉर्न हुआ था ना, वहाँ वापस से जा रही हूँ। आपने 3 मंथ्स पे बड़ा अच्छा बताया कि आयरन ज़रूर देना है। बिल्कुल। फिर क्या जब बेबी बॉर्न होता है 1 to 3 जो 0 to 3 मंथ्स है, उसमें भी कोई सप्लीमेंट्स देने चाहिए? हाँ, जैसे मल्टीविटामिन है, हम ऐड करते हैं स्टार्टिंग में से ही। विटामिन डी हमें देना चाहिए, मल्टीविटामिन देना चाहिए। अगर कुछ बच्चे डेफिशिएंट हैं, ज़्यादा डेफिशिएंट हैं, उनको कैल्शियम देना चाहिए। राइट। तो वो कैल्शियम डेफिशिएंसी 0 to 3 मंथ्स में पता चल पाती है? हाँ, चल पाती है, लेकिन उसके लिए आपने कभी ऐसे अपने आप कुछ नहीं देना, अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। बिल्कुल, अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। राइट। सो कमिंग ऑन टू, अब जैसे बहुत ना ये हम कॉमनली हम देख रहे हैं कि जो सीलियाक है, कि बच्चे खाना तो शुरू कर रहे हैं पर जो वीट एलर्जी है वो काफ़ी बढ़ गई है ऑफ लेटली। सो आई थिंक आप मुझे ज़्यादा अच्छे से यू कैन पुट थ्रो द लाइट अपॉन। ये आपने ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पुट किया है इस डिज़ीज़ के बारे में। सीलियक बहुत बढ़ गई है। देखो, सीलियक के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। सीलियक के केसेस ऐसे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो बच्चे किस कंडीशन में और कैसी कंडीशन में आते हैं। ये कौन सी एज से पता चल जाता है कि बच्चा वीट एलर्जिक है? मोस्टली देखो, जो कॉमनली केस आते हैं वो 3 साल से लेके 18 साल तक 20 साल तक पता चल जाते हैं।
3 years पे भी 3 हो ईयर जाता पे। लेकिन मेरे पास सबसे छोटा बच्चा जैसे ना कुछ एक मेरे पास 1 साल का है। है। ओह जैसे हम कहते हैं ना 6 मंथ पे दलिया दाल वीट शुरू कर दिया, जी। वो बच्चे को मेरे पास सबसे छोटा बच्चा है, 1 साल का है। लेकिन कॉमनली केस जो मिलते हैं, क्योंकि 3 साल में 2.5 साल में क्या करते हैं हम प्रॉपर ना चपाती वगैरह परोंठी वगैरह देते हैं, हमारे घर में कॉमनली सभी में बनता है, बिल्कुल। तो वो बच्चे भी मिले हैं हमें। Okay. लेकिन 3 साल में तो वेरी कॉमनली मिल जाते हैं। ओके तो इसका सबसे पहला इसका रूट कॉज क्या है? सेकेंडली एज अ मदर मुझे कैसे पता चल सकता है कि बच्चा वीट एलर्जिक है या नहीं है? इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? आई मीन मैंने 2 क्वेश्चंस एक साथ से डाल दिए, बट आई वाज रियली क्यूरियस टू नो। इसमें देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो जो बच्चा जो आपको बड़ा ही ये बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है, जो बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, जिसकी हाइट छोटी है, जो बच्चा अनीमिक है, जो बार बार पेट दर्द की कंप्लेंट कर रहा है, ओके जो बच्चा बार बार पेट दर्द की कंप्लेंट कर रहा है, उसकी हाइट पे ऊपर असर है, बच्चा अनीमिक है, कॉन्स्टिपेटेड है, या लूज मोशन लग जाते हैं बार बार उसका पेट। जैसे कॉमनली ना ऐसे पेशेंट कैसे आते हैं कि मेरे बच्चे का पेट ठीक नहीं रहता, कि दिन में 10-10 बार पोटी जाता है, या खाना खाने के बाद इसको पेट दर्द होता है। ओके ये कॉमन कॉज, ये जो आपको घर पे बच्चे की कंप्लेंट रहेगी, ये Right. बच्चे आपको घर पे ऐसे कंप्लेंट करेगा, उस कंप्लेंट को आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना है। ओके आप देखोगे कि बच्चा स्कूल में जा रहा है, आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है, उसकी क्लास में वो आके कहेगा मैं छोटी हूँ या छोटा हूँ, राइट उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, आपको कभी भी वो इग्नोर नहीं करना है। बच्चा आपका पेलर पीला पीला लग रहा है, सिर पे बाल थोड़े से कम लग रहे हैं, आपको कभी अवॉइड उसको ये नहीं करना। मस्ट उसी टाइम आपने, मेरे हिसाब से तो आजकल ये जो टेस्ट है ना इसका, ये हर उसमें ऐड ही होना चाहिए। जिस बच्चे को ये थोड़ा सा भी, जो बच्चा वीक है, जिसका बार बार पेट खराब रह रहा है, पेट दर्द कर रहा है, राइट ऐसे बच्चे को तो इमीडिएट ये टेस्ट करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके क्योंकि ये वीट एलर्जी हमें मिलती कहाँ से है? देखो 3 चीज़ें हैं बड़ी कॉमनली जिसमें है, गेहूँ है, जौ है, ठीक है, और बारले, ठीक है, ये जो 3 चीज़ें हमें मिलती बड़ी कॉमन, ठीक है, इनमें ये 3 चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। 3 चीज़ों में कॉमनली मिलता है, ओके गेहूँ, जौ, राई, राइट ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं जो इनमें कॉमनली मिलता है। इसमें क्या है, ग्लूटेन नाम का प्रोटीन रहता है इसमें, वो जब हम प्रोटीन वो बच्चा खाता है, ग्लूटेन ये खाता है, तो इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज होने से क्या होता है कि बच्चे को बार बार पेट दर्द रहता है, वहाँ पे बच्चा जो उसको न्यूट्रिशन मिलने चाहिए वो उसको मिलते नहीं है, तो उसमें क्या होता है, बच्चे को ये फिर उस बच्चे की ग्रोथ नहीं होती, बच्चे की ग्रोथ नहीं होती, और बच्चा क्या है, बच्चे की हाइट छोटी रह जाती है, बच्चे का खून कम होना शुरू हो जाता है, बच्चा बहुत ही ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाता है। अब कुछ साइलेंट सीलिएक होते हैं जिसको हम कहते हैं, जिसको कोई कंप्लेंट ही नहीं है। साइलेंट सीलिएक का कैसे पता चलता है? ये बड़ी टफ सिचुएशन है। साइलेंट सीलिएक कैसे रहते हैं कि वो पेट दर्द की कंप्लेंट नहीं कर रहे, और कोई उनको लूज मोशन नहीं लग रहे, वो लेकिन वो उनको कॉन्स्टिपेशन है, हाइट नहीं बढ़ रही, ये साइलेंट सीलिएक से रहते हैं। सो हाइट ना बढ़ना मुझे लगता है सबसे कॉमन। हाँ, इसमें सीलिएक में तो सीलिएक में तो ये काउंट करेगा ही करेगा। सीलिएक में ये 100% बच्चे की ग्रोथ हो ही नहीं सकती। ओके, सो इट शुड बी टेकन दैट सीरियसली जो हाइट है। यस। ये डिज़ीज़ बहुत ही ज़्यादा, मैं पिछले 25 साल से ये पेशेंट्स हमारे पास हैं, और मेरे पास इसकी लाइंस हैं। तो ये अभी ज़्यादा बढ़े हैं कि शुरू से ही ये कॉमन है और मे बी हाईलाइटेड नहीं था इतना? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्या होता था कि पहले ना इसका कोई प्रॉपर, आज से मैं 20 साल पीछे जाता हूँ, हम क्या करते थे कि वैसे ही अवॉइड कर देते थे कि आप ये बंद कर दो। ओके, इसको इसके लिए सबसे बढ़िया क्या, वो आज से 10 साल पहले भी, 15 साल पहले भी ना, यहाँ पे ये प्रॉपर ऐसे इन्वेस्टिगेशन नहीं थी। 20 साल पहले 20 साल भी हमें ना, इसका सबसे ज़्यादा डायग्नोस करने का तरीका क्या है कि
कि इसका वीट एलर्जी का टेस्ट होता है, TTG एंटीबॉडी, हम्म। और इसके लिए आपको एक इंडोस्कोपी कराना है। इतने छोटे बच्चे की भी हाँ होती है हाँ, एंडोस्कोपी? इस छोटे बच्चे के लिए भी याद आया मेरे को, मैं आपको बताता हूँ कि 20 साल पहले यहाँ पे कोई लुधियाना में कोई करता ही नहीं था। ओह, उसके लिए भी हमें दिल्ली पेशेंट भेजने पड़ते थे, क्योंकि यहाँ पे पीडियाट्रिक्स की बच्चों की कोई इंडोस्कोपी करता नहीं था। हम्म, लेकिन अब तो ये बात नहीं है, अब तो सभी कॉमनली करते हैं, क्योंकि बढ़ी इतनी गई है। ओके। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी टेस्ट है, पहले आप TTG एंटीबॉडी कराएंगे, वीट एलर्जी का टेस्ट कराएंगे। जी। उसके बाद जैसे अगर वो पॉजिटिव आता है, उसका टाइटर अगर ज़्यादा आ रहा है, तो उसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना। आपने इमीडिएट उसके लिए इंडोस्कोपी कराना है। इंडोस्कोपी से करा के वहाँ की उसकी बायोप्सी लेंगे, अंदर से छोटा सा पीस लेंगे, उसकी रिपोर्ट आएगी, वो आपके लिए 100% कन्फर्मेशन है। ओके। ये टेस्ट कराना इसके लिए, ये बेसिक टेस्ट मैं आपको जो बता रहा हूँ, आगे इसके वो बहुत टेस्ट हैं, लेकिन ये बेसिक टेस्ट कराने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसका बेसिक टेस्ट है। जैसे ही हम बायोप्सी करते हैं, जो अंदर डैमेज हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन, उससे हमें पता चल जाता है कि इसको वीट एलर्जी है। ओह, ये है। सो मतलब आपने मेरे को ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया कि ये टेस्ट करवाने चाहिए और ये सिम्टम्स हैं, पर इसका रूट कॉज नहीं हमें, मतलब कि नहीं, root- एकदम से क्यों बढ़ रहे हैं ये? इज दिस द इन्वायरमेंट या कुछ हमारा लाइफस्टाइल चेंज है या? देखो, अब ये हेरिडिटरी भी है, ये ओके। हेरिडिटरी भी है, ठीक है। तो अब जो कह सकते हैं कि कुछ मिक्सिंग में भी इसके कारण फ़र्क पड़ा हुआ। मैं आपको, जैसे कुछ मिक्सिंग हो रही हो, ठीक है, वीट में, ठीक है, वीट प्रोटीन में, Right. या जो कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं, या ये मतलब जो प्योरिटी जो पीछे से नहीं हाँ, आ रही है, कह दैट सकते इज हैं। आल्सो वन ऑफ द विलन। कह सकते हैं, उसके लिए कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन कह सकते हैं। बिल्कुल। राइट। लेकिन एक इसके में खुशी की बात भी है, लेकिन अभी वो हुआ नहीं है। एक न्यू ग्लूटेन रिसर्च में आ रहा है, ओके। जो ग्लूटेन उसके लिए हमें वीट की तरह ही दिखेगा। ओके। उसकी रिसर्च चल रही है वो, लेकिन जब भी आएगा वो तब की बात है। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए रिसर्च चल रही है, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसकी रिसर्च चल रही है, अगर वो बिल्कुल वीट की तरह लगेगा तो उसमें देखो, परमात्मा करे कि वो हो जाए। बिल्कुल। वो जब भी आएगा तो Because अब आई एम कमिंग टू दैट फेज ऑफ दिस सिलियाक वाला थिंग कि नाउ वी नो कि बच्चे अगर है या नहीं है। अगर बच्चे को है तो इमीडिएटली डॉक्टर को तो चलो दिखाएंगे, अब एंडोस्कोपी से भी कंफर्म हो गया। व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स? और वो एक छोटा बच्चा, हाउ वुड, व्हाट शुड बी द, मतलब पेरेंट्स माइंड सेट, और वो बच्चे को कैसे मतलब पेरेंट्स का माइंड सेट कैसा है और वो बच्चे को कैसे ट्रेन करना है? आई एम श्योर आप बहुत फेस करते होंगे ये वाली स्ट्रगल्स, जो शायद पेरेंट्स आपसे शेयर करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा पूछा है। देखो, बच्चों में बड़ी एक डिप्रेसिव भी हो जाता है, मदर फादर का उससे भी ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाता है कि मेरा बच्चा क्या खाएगा। एग्जैक्टली। मैं ठीक है, आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, वहाँ पे आपका बच्चा वो खाना नहीं खा सकता। उस टाइम पे मदर फादर का मतलब एक वो ऐसा डिप्रेसिव मोड होता है बिल्कुल, कि आप वो सोच भी नहीं सकते। आई अंडरस्टैंड। ठीक है। और सेकेंडरी, लेकिन अब जो थोड़ा सा, पर एक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब जैसे छोटा बच्चा है, वो उस पर पता चल गया, बहुत अच्छी बात है। राइट। स्टार्टिंग में पता चल गया, अच्छी बात है। बच्चे को आप ऐसे उसी तरह मोल्ड कर सकते हो, बच्चे मोल्ड हो जाते हैं। राइट। इसमें पहले तो बच्चे को मोल्ड करना है, बच्चे को डिप्रेसिव मोड में नहीं जाने देना है। राइट। उसको बताओ कि ये कॉमन है। ये नॉर्मल है। हाँ, वही दैट्स आई थिंक पेरेंट्स का जो माइंडसेट है वो बहुत मैटर करता है, वो कितना पॉजिटिवली उसको उस चीज़ में लेकर आते हैं। आई थिंक इट इज़ एज मच लाइक, जैसे मेरे बच्चों को अभी तक कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट नहीं पता, वो शुरू से एक मोल्ड में था कि ये दिस इज़ समथिंग, हम इसको भी रिफ्रेन, और हम उसको घर पे नहीं लाते। सो आई थिंक इट्स सिमिलरली, अगर हम बच्चे को टेस्ट ही नहीं करवाएंगे वो सब पैदे की चीज़ें और वो सब चीज़ें, और वो खुद भी नहीं लेंगे, तो प्रॉब्ली दैट्स इट इज़ जस्ट माई थिंग, जो जबकि आई एम नॉट समबडी जिन्होंने ये लाइफ अभी एक्सपीरियंस करी है, तो बट आई एम श्योर दिस सो मच मोर टू कम फ्रॉम योर एंड कि हाउ डू दे शुड मैनेज इट, है ना? मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत अच्छा है। देखो, अब आजकल तो आज से 20 साल पीछे जाओ तो बहुत प्रॉब्लम थी। ओके। प्रोडक्ट मिलते थे, वीट ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट मिलते थे, लेकिन फ़ॉरेन से आते थे, बहुत कॉस्टली पड़ते थे,
वो जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास भी, मैं हाई मिडिल क्लास की बात भी कर रहा हूँ, वो भी अफोर्ड नहीं करता था। ओह, वो इतने महंगे थे कि मतलब 1000 रुपये की वो ब्रेड मिलती थी, तो वो तो ठीक है, 2-2 हज़ार रुपये का हमें रस्क या बिस्किट्स मिलते थे। ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, लेकिन अब ये चीज़ नहीं है। यस, और घर पे आप इसको बड़ा अच्छा मोड कर, देखो पहले तो यह है कि हमने डिप्रेसिव मोड वाली बात नहीं करते, बिल्कुल। हम बात करते हैं कि वीट ही बंद हुआ है, 3 चीज़ें ही बंद हुई हैं। आप बाकी देखो, बच्चा फ्रूट खा सकता है, बच्चा दूध सारा ले सकता है, नॉन वेज सारा ले सकता है, कोई चीज़ बंद नहीं हुई, सिर्फ वेट ही बंद हुआ है। अब ये देखो ना कि ना बच्चे को कोई फ्रूट्स में रिस्ट्रिक्शंस हैं, ना नॉन वेज में रिस्ट्रिक्शंस हैं, चावल खा सकता है, आटा आजकल मिलता है, ग्लूटेन फ्री आटा भी ग्लूटेन फ्री आटा मिलता है। Yes. उसको बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मदर वो सीख लेती हैं। मिलेट्स आजकल सारा कुछ बड़ा ही अच्छा मिलना शुरू हो गया है। जी, घर आप पुराना तरीका अपनाओ। पुराने तरीके में क्या था कि आप घर पे चक्की होती थी, आप घर पे बेसन करो, ठीक है। इसमें 2-4 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। आपने घर पे जब अपना खाना बना रहे हो जी, तो बच्चे का जो वो जिस पे हम रोटी बेलते हैं ना, वो तवा वो भी अलग चाहिए। ओह, आप ये ना सोचो कि आप वो यूज़ कर लेंगे जी, तो बच्चा ठीक है। अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी ग्लूटेन जाएगा ओके, तो बच्चे को वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, बच्चे का वो सारा सामान बिल्कुल अलग चाहिए। ओके, मतलब इतनी प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि बच्चे का जो ग्लूटेन फ्री हमने यूज़ करना है वो, मतलब जैसे अगर मदर खाना भी बना रही है तो बच्चे का वो जो तवा है, चकला बेलना है, वो भी अलग चाहिए। ओके, हाँ, और alright. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें ना ये कहती है मदर की सेम अगर उस पर भी करेंगे, ये नहीं है कि बच्चा पूरा रोटी खाएगा या आधा चम्मच आटा खा लेगा, कुछ नहीं होगा। नो, ये प्रिकॉशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। यस, मुझे आपकी इस बात से अपनी मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी सिलियाक मतलब वीट एलर्जिक है, तो हम दोनों इकट्ठे गए चाय पीने, तो मैंने ब्रेड पकौड़ा लिया, उसने पनीर पकौड़ा लिया कि थिंकिंग बेसन है और पनीर है, शी कैन स्टिल हैव, बट खाने के बाद शी सेड नहीं, इन्होंने एक ही तेल में करा है ना, यस, तो शी सेड अब मुझे प्रॉब्लम हो रही है। यस, यस, सो नाउ आई कैन रिलेट इट इवन मोर कि तवा भी नहीं और चकला भी सेम नहीं होना बिल्कुल नहीं चाहिए। चाहिए। सो शी वाज लाइक कि वो सेम ऑयल में हुआ है फ्राई, तो आई कैन नॉट हैव इट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, इट हैज टू बी दैट Yes. केयरफुल। अगर सिंपल सा मेथड है, अगर वो उसके कुछ कण भी अंदर जाएंगे ना तो वो उसको प्रॉब्लम कम क्रिएट करें। करेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसमें ये चीज़ें प्रिकॉशंस हैं जो मैं इसको बीमारी नहीं गिनता। पहली बात तो ये है, बिल्कुल, आई थिंक जो चीज़ प्रिकॉशन से ठीक हो सकती है, क्योंकि इसकी दवाई कोई नहीं है। ओके, देयर इज नो मेडिसिन। आपको सिर्फ सिंपल सप्लीमेंट्स लेने हैं। इसके लिए आपको कैल्शियम प्रॉपर लेना है, इसमें कैल्शियम डेफिशिएंट रहता है, मल्टीविटामिन प्रॉपर लेने हैं, बस आपको और कुछ नहीं करना है इसके लिए। इसकी कोई मेडिसिन नहीं होती है, कोई मेडिसिन नहीं है। आपने ना लाइन बहुत ही प्यारी बोली है कि सबसे पहले मैं इसको एक डिजीज़ नहीं मानता। यस, राइट, आई थिंक दैट इज़ वन थिंग, जब पेरेंट्स और वो बच्चा ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है, आई थिंक देन दे आर गुड टू गो। ये डिजीज़ है ही नहीं है। Right. एक सिंपल मेथड है, अगर आपको किसी मेडिसिन से एलर्जी है, मान के चलो कि आपको पैरासीटामोल से एलर्जी है, ठीक है, तो आपने पैरासीटामोल बंद करनी है, सिंपल। राइट, तो जो चीज़ प्रिकॉशन से ठीक हो सकती है वो डिजीज़ नहीं है। ओके, पहली बात तो ये है। मदर फादर को ये कभी नहीं सोचना कि मेरे बच्चा बीमार है, इसको कोई सीलियक है, पहले तो इस चीज़ से बाहर आना है। बिल्कुल, सीलियक वीट एलर्जी वेरी कॉमन, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। लेकिन अब मैं इस टाइम पे बात कर रहा हूँ, मैं पुराने टाइम की बात कर, हाँ तब ये डिप्रेसिव मोड था। आज से अगर आप 20 साल पीछे जाते हो तब ये डिप्रेसिव मोड था, लेकिन अब नहीं है। अब देखो हर जगह पे, अब कुछ दिल्ली में जैसे अच्छे मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें तो ये रेस्टोरेंट्स ही बन गए हैं, तो वो चलो वहाँ तो हम नहीं जा सकते डेली, लेकिन घर पे भी आप इतना आजकल अवेलेबिलिटी इसकी अच्छी है कि मतलब इसमें और कोई अवेयरनेस भी बहुत हो गई है रेसिपीज की और इवन चीज़ों की। सो मेनी होम बेकर्स, होम मतलब ऐसे की है जो अवेलेबल भी है, आई थिंक चीज़ें। सो दैट्स अ गुड थिंग आई गेस इन द मार्केट। ये
बड़ा ही ध्यान रखने वाला है, लेकिन बच्चे बहुत बढ़ गए हैं इसके। अच्छा, Okay. बच्चों की बात चलो, अब कॉमनली क्या है कि आपको 20, 22, 25, 50 साल के भी ये कॉमनली मिल जाते हैं। वीट एलर्जी वाले अडल्ट्स भी आपको बड़ी कॉमनली मिलते हैं। राइट, अगर उनमें एक्सेप्टेंस कम होती है कि मैंने तो शुरू से खा रहा हूँ, एग्जैक्टली। लेकिन ये डिज़ीज़ इतनी बढ़ गई है कि ये आपको अडल्ट्स में भी मिलती है। जिस अडल्ट्स का मतलब पेट खराब रहता है, ब्लोटिंग रहती है, अनीमिक रहता है, तो उनमें भी है। हम पहले बच्चों की बात कर रहे थे, मैं इसके ऊपर अडल्ट्स पे भी आ गया कि अडल्ट्स में भी ये बड़ा कॉमन है आजकल। वीट मेरे हिसाब से तो वैसे ही कभी प्रॉपर वीट डायरेक्ट खाना ही नहीं चाहिए। ओके, इन जनरल भी। इन जनरल आप नॉर्दर्न इंडिया में ही इसी का ज़्यादा ट्रेंड है कि अगर आप थोड़ा सा बाहर नॉर्दर्न से थोड़ा सा दूसरी तरफ जाते हैं तो वीट कोई खाता नहीं है, कम खाते हैं। yes. अगर आप हमने भी वीट खानी है, वीट खानी ज़रूरी है, वीट खानी है तो उसको आप मिक्स करो। right. मैं नॉर्मल बंदे के लिए भी कह रहा हूँ, right. मतलब उसमें आप 2-3 चीज़ें मिक्स करके खाओ। उसमें चाहे तो बेसन मिला लो, चाहे काले चने का आटा मिला लो, चाहे राइस का मिला लो, मतलब उसको मिक्स करके खाओ। हाँ, कुछ भी आप करो। ये बड़ा ही, मतलब मैं अडल्ट्स के लिए कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आएगा। Yes. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देख जी, कि मतलब जो बेसिक हमारा लाइफस्टाइल है उसमें हम प्लेन आटे की जगह चाहे उसमें वही रागी आटा, ओट्स आटा, बेसन या कुछ भी और मिलाए तो इट्स एनी डे बेटर। गुड, ये अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही हम वीट खाते हैं ना, वीट में ना शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। yes. हम देखते हैं ना, जब से हम पंजाबी हैं, खाना खाया तो हमें एकदम एनर्जी आ जाती है या एकदम सुस्त हो जाते हैं उसके थोड़ी बार नींद आ जाती है, दोनों। ठीक है ना, या तो नींद आएगी या एकदम एनर्जी आ जाएगी। क्या है, एकदम उस टाइम ये ना अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जो शुगर लेवल है, बहुत बढ़ जाता है। yes. ये है। बिल्कुल। वीट अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसको डायरेक्ट कभी नहीं खाना चाहिए, उसके बहुत नुकसान है डायरेक्ट के भी। अगर आप मिक्स करके खाते हो, सोयाबीन मिक्स कर लो, कभी कभी कुछ भी मिक्स कर लो। राइट, देयर सो मेनी ऑप्शंस नाउ। हाँ, यस, ये कर सकते हैं आप। अमेजिंग। सो आई मीन ये ना एक मुझे लगता है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो हमने अभी कवर किया। सो अभी इफ़ वी सी, अभी हमारा ये अगस्त शिफ्ट होकर अब हम सितंबर, अक्टूबर और वो चेंजिंग वेदर वाले मंथ्स में जा रहे हैं, राइट। और इसमें सबसे ज़्यादा आई थिंक एलर्जिक रिएक्शंस या वो चेंज ऑफ वेदर का हम बोलते हैं ना, कि उसके कारण गला पकड़ा जा रहा है बच्चों का और जल्दी कोल्ड कफ ज़्यादा हो रहा है। सो इज़ इट, आई होप ये काफ़ी कॉमन है। हाँ, बहुत कॉमन है ये आई थिंक एवरी डे वाला कॉमन है कि हमें मम्मियों को भी घर पे पता होता है, अच्छा थोड़ा सा हुआ ये पिला दो, ऐसे कर लो। तो बट इस पर्टिकुलर टाइम को निकालने के लिए इम्यूनिटी कैसे बेटर कर सकते हैं बच्चों की? देखो, पहले तो सीजनल एलर्जी एक बात करते हैं जी, कि बच्चों में बड़ी कॉमनली मिलती है जी। जैसे वेदर चेंज हुआ, बरसात आई, ठीक है, तब कोल्ड हो गया, कफ हो गया, ये सारा कुछ हो गया। इसमें क्या रहता है कि आपने उस टाइम पे सबसे पहले, मैं एक मदर फीड की हमने एक बात की थी जी। अगर जो बच्चे ये मदर फीड भी लेते हैं उनमें इम्यूनिटी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रहती है, थोड़ी नहीं काफ़ी। ओके। ठीक है। अब जैसे एलर्जिक राइनाइटिस की बात कर, आप एलर्जी की बात कर रहे हैं, एलर्जी ब्रोंकाइटिस की बात करते हैं, कॉमनली मदर आती हैं कि मेरे बच्चा जैसे ही कुछ खाता है ठंडा या कुछ खाया, बाहर का खाया, उसको खांसी लग गई, इसको महीने में 4-4 बार खांसी लग जाती है, मेरे बच्चे को नमूनिया हो जाता है। वो नमूनिया नहीं होता है, उसको क्या है, बेसिकली एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है जी। ये बच्चे बड़े कॉमनली मिलते हैं, राइट। उनकी बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है। ऐसे बच्चे मोस्ट लाइकली जो इनको बार बार एलर्जी की खांसी रहती है, वो बच्चे बड़ी ही जल्दी ही ठीक हो जाते हैं 5 साल तक। ओके। उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, 5 साल तक वो बच्चे काफ़ी अच्छी तरह ठीक हो जाते हैं। सो इट इज़ लाइक कि जब बच्चे को कोल्ड और कफ हो रहा है सीजनल चेंज में, वो एक तरह से उनकी इम्यूनिटी बिल्डअप भी कर रहा है विद एज। जैसे आपने कहा 5 साल तक अगर ये थोड़ा बहुत रहता है तो इट्स ओके, इट्स नॉट टू बी दैट वरीड अबाउट, राइट। हाँ, देखो, जो जिनको कम रहता है उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, उसमें कोई घबराने वाली। लेकिन जिन बच्चों को ना सवेयरली हो जाता है, उसमें क्या होता है कि उसमें हमें काफ़ी कुछ ध्यान रखना है। काफ़ी ध्यान जैसे है कि जैसे वेदर चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हुआ, जैसे ही हल्का सा खांसी जुकाम शुरू हुआ, आप इमीडिएट अपने डॉक्टर को दिखाओ। ये नहीं है घर बैठ के आप एंटीबायोटिक खुद दे दो, उसका एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है उस टाइम पे।
जी, एंटीबायोटिक It's का कोई रोल allergic नहीं है है तो या एंटीबायोटिक तो देना ही नहीं कोई, चाहिए। हाँ, कॉमनली मदर क्या करती हैं घर पे ही ना, वो एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर देती हैं। एंटीबायोटिक देने से आप बच्चे की इम्यूनिटी को ख़राब कर रहे हैं, और राइट। बार बार बच्चे के अंदर एंटीबायोटिक जाएगा, वो एंटीबायोटिक जाएगा बच्चे को नुकसान ही करेगा। इसमें सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। जी। अगर जैसे वो आपको रिकमेंड करते हैं, सबसे बेस्ट है कुछ भी एंटी एलर्जिक अपने डॉक्टर से लिखवाइए। हल्का खांसी जुकाम है, पुराना तरीका है, स्टीम दीजिए, बढ़िया है, स्टीम दीजिए। बाहर का खाना जैसे आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, जंक फूड है, ये अवॉइड करें। राइट। ये बिल्कुल बाहर का जंक फूड बिल्कुल नहीं देना, ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी। आप यही प्रिकॉशन ले लोगे, इससे बच्चे को बार बार ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। कुछ बच्चे रहते हैं जिनमें एलर्जिक, जिसको हम ब्रोंकाइटिस या अस्थमा कह लेते हैं, बच्चों का दमा। उनमें क्या रहता है कि बच्चे ना बार बार बीमार होते हैं, हर 10 दिन बाद उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हर 15 दिन बाद उनको डॉक्टर के पास। वो सीजनल एलर्जी है। जैसे अप्रैल के महीनों में फसलों की कटाई चल रही है, जी। तो उन दिनों में ऐसे बच्चे आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। राइट। वेदर रेनी सीज़न है तब ये बच्चे मिलेंगे। जैसे ही सर्दी शुरू हुई तब मिले। आप देखोगे ना कि गर्मियों में भी आपको चेस्ट वाले बच्चे मिलेंगे, यस, कि हाँ एकदम पूरी गर्मी है और उसमें कि चेस्ट कंजेशन है, कंजेशन है। यस। वो क्या है, वो एलर्जी ब्रोंकाइटिस है। ये आपको केसेस ज़्यादा अप्रैल के महीने में मिलेंगे, जब फसलों की कटाई चल रही है राइट। या धूल मिट्टी उड़ रही है, तब आपको ये कॉमनली बच्चे मिलेंगे। ये बच्चे अगर अपना प्रिकॉशन रखें, बाहर का खाना बंद करें, जैसे डस्ट पार्टिकल उड़ रहे हैं, घर पे सफाई चल रही है, उसमें बच्चों को वहाँ ना बिठाएं, उनको मास्क लगा के रख दें। इसी से ही बच्चे को काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। ओके। इन चीज़ों से ही काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। आप घर पे इम्यून बूस्टर जो घर पे हैं पुराने, वो अच्छी तरह दीजिए बच्चे को। जैसे इम्यून, जैसे वो दादी माँ के नुस्खे वाले भी चलेंगे, राइट राइट राइट। वो चलेंगे, वो ठीक है इनमें। लेकिन अगर बच्चे को 2-4 दिन से ज़्यादा रह रहा है, 2-4 दिन से मीन्स कि खांसी बढ़ रही है, रुक नहीं रही, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इसमें वैक्सीनेशन का भी बहुत रोल है। ओके। इस प्रॉपर वैक्सीनेशन, इसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन होनी चाहिए। इसमें फ्लू का इंजेक्शन लगता है 6 मंथ की एज में, 7 मंथ की एज में, देन एवरी 3 ईयर ये रिपीट होता है। ओके। यस। जिन बच्चों को एलर्जी ब्रोंकाइटिस है, उनको फ्लू की इम्यूनाइजेशन वैक्सीन ज़रूर लगनी चाहिए। उसका बहुत बड़ा अच्छा रोल है, ये उसमें कवर करता है। ओह नाइस। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो दे शुड एक्चुअली चेक देयर कार्ड्स कि इनकी फ्लू वैक्सीनेशन की ड्यू तो नहीं है, अगर ये Yes. बार बार हाँ, पकड़ रहे हैं। हाँ, रोल है उसका रोल है। ट्रू। सो अदरवाइज कमिंग बैक टू, आपने बड़ा अच्छा बोला था कि अपने आप से एंटीबायोटिक्स नहीं देने चाहिए, राइट? और एक बड़ा ना एक कश्मकश एंटीबायोटिक्स को लेकर रहती है, देना चाहिए। और लेट्स से अगर नॉर्मल कफ कोल्ड भी है, एलर्जिक नहीं है, ठंड है पूरी और प्रॉपर उनको कोल्ड कफ है, तो उसमें भी हम मन में ये होता है कि यार एंटीबायोटिक्स किसी तरह अवॉइड हो जाए, है ना? बट where do you think there is a thin line जब एंटीबायोटिक्स देने चाहिए और कब नहीं देने चाहिए? देखो, एंटीबायोटिक आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। True. ये मदर को कभी डिसाइड नहीं करना है। राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है, जैसे उसके बच्चे को घर पे थोड़ा बहुत खांसी हुई, वो एंटी एलर्जिक कुछ भी दे सकती है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। अगर आप एंटी एलर्जिक देते हो या सिंपल फीवर के लिए पैरासीटामोल दे देते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अपने आप से एंटीबायोटिक कभी भी नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल एलर्जी ब्रोंकाइटिस के लिए एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। राइट। उसका सबसे बढ़िया रोल है एंटी एलर्जिक दीजिए, ठीक है, स्टीम दीजिए, ये उसी से ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। हाँ, अगर फीवर है तो हम स्टीम अवॉइड करते हैं। बेसिकली जो प्रॉपर एलर्जी ब्रोंकाइटिस वाले बच्चे हैं, उनको तो इन्हेलर्स वगैरह ही बेस्ट है, बेस्ट आएंगे। मेडिकेशन से ज़्यादा भी अच्छे हैं उनके लिए इन्हेलर्स हैं। आप अपने डॉक्टर से अपना इन्हेलर लिखवाइए। राइट। और कॉमनली एक जो आपने एंटीबायोटिक तो कहा, लेकिन इसमें उससे ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ है कि घर पे आज सभी ने अपना अपना नेबुलाइज़र परचेज़ कर लिया। अब क्या करती है मदर, कोल्ड भी हुआ तो घर पे नेबुलाइज़र देना शुरू करते हैं। उसका कोई रोल नहीं है। राइट। नेबुलाइज़र का रोल बिल्कुल नहीं है। नेबुलाइज़र देखो, हमारे सबसे पहले आपको एंटी एलर्जिक पे शुरू करना है, पैरासीटामोल से अगर फीवर है उससे शुरू करना है। घर पे नेबुलाइज ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। नेबुलाइज़र बहुत ही ज़्यादा वास्ट हो गया है
कि आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे पास ऐसे कितने पेशेंट आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा जुकाम हो गया था, मैंने बच्चे को नेबुलाइज़र दे दिया, नेबुलाइज कर दिया। नो, वैसे मैंने कोविड के बाद देखा है कि मैंने तो उसके बाद काफ़ी कम कर दिया। कोविड के बाद जो इनहेलर्स हैं उनका बहुत ही अच्छा, शुरू से ही इनहेलर का रोल बहुत अच्छा है एलर्जी ब्रोंकाइटिस के लिए। आप नेबुलाइज़र भी अवॉइड करो। नेबुलाइज़र हमने उस कंडीशन में देना है कि जब बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपका डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं अब इसको ये ज़रूरत है जी। घर पे आप इनहेलर यूज़ कर सकते हैं, एंटी एलर्जिक यूज़ कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी अगर इनहेलर वो यूज़ करना है जो आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया। ये उन बच्चों के लिए है जिनको महीने में 4-5 बार प्रॉब्लम आती है। जो नॉर्मल कफ एंड कोल्ड है उसमें ना एंटीबायोटिक का रोल है, ठीक है ना इनहेलर्स का रोल है, उसमें ये इन चीज़ों का कोई रोल नहीं है। ओके, ये ध्यान रखना। सो एंटीबायोटिक्स का रोल मतलब कब शुरू होता है बेसिकली? वो वही आपकी बात है कि वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। देखो ये 2-3 दिन आप घर पे देखेंगे कि आपके बच्चे को कोल्ड है, फ्लू हुआ है, अब बेटर हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे ही आपको लगे कि नहीं मेरा बच्चा ठीक नहीं है, फिर आप अपने डॉक्टर को दिखाओ। फिर उसके फीवर चढ़ रहा है, फीवर तो बहुत कॉमन इसमें, हाँ अगर आएगा ना फिर आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि वो उस टाइम डिसाइड करेगा कि आपके बच्चे को क्या ज़रूरत है, इसका रूट कॉज क्या है। कि थ्रोट इन्फेक्शन हुई है, बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन है, उसमें एंटीबायोटिक का रोल है कि नहीं है, वो फिर अपने हिसाब से अपने टेस्ट करवाएंगे, फिर वो आपको मेडिसिन देंगे। एंटीबायोटिक नहीं आपने यूज़ करना है, राइट, स्ट्रिक्टली नो है इसके लिए। यस, ये सो कमिंग ऑन टू, आपने जैसे सीजनल चेंजेस का बड़ा अच्छा अपने एलर्जिक को कवर करा है, एंड अब बिकॉज वो वही वाला टाइम ऑफ फेज ऑफ द ईयर आ रहा है जब अब डेंगी और मॉस्किटोज़ बढ़ जाएंगे, क्योंकि मौसम वैसा हो जाता है जिसमें शायद सबसे ज़्यादा मस्किटोज़ ग्रो करते हैं, राइट। तो उस टाइम में वो हमें पता है कि बच्चों को फुल स्लीव्स पहनाना है, पैचेस लगा के बाहर भेजना है, बट देन जब बच्चे को बुखार चढ़ना शुरू होता है, डेंगू का पता टाइमली कैसे चल सकता है कि ये वही है, एंड उसका क्या क्या उस चीज़ टाइम के दौरान क्या डूज होने चाहिए, क्या डोंट्स होने चाहिए, हमें थोड़ा सा उस पर अगर हम डिस्कस कर सकें। डेंगू देखो ये तो सीजनल है, ठीक है, हमें उस टाइम पे सबको पता होता है कि डेंगू ये शुरू होने वाला है, शुरू हो चुका है, कि डेंगू आ गया है। मोस्ट लाइकली इसके 2 सीजन्स हैं कि जब ठंड जा रही है, गर्मी आ रही है, तब मोस्ट लाइकली आप फरवरी मार्च में देख सकते हैं, तब केस मिलते हैं आपको। और सर्दियों में जैसे अगस्त सितंबर के बाद ये केसेस आने, ये डेज आजकल हैं उसके, कि जैसे ही ये इन दिनों में ये बड़ा कॉमनली मिल जाता है। डेंगू में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या करना है कि अगर आपके बच्चे को उन दिनों में फ़ीवर आ रहा है जी, ठीक है, तो आपने कोई भी मेडिसिन ऐसे घर पे यूज़ नहीं करनी है। सिंपल पैरासीटामोल आप यूज़ करेंगे, मल्टीविटामिन यूज़ करेंगे, अपने डॉक्टर को दिखाएंगे। और उन दिनों में अगर जब डेंगू पीक पे है, डेंगू के टाइम पे आपने अपने ब्लड टेस्ट करवाने हैं। अगर फीवर आ रहा है, रेगुलर अपना चेकअप करवाना है, डॉक्टर को दिखाना है। ये इसमें कभी भी आपने अपने आप एंटीबायोटिक नहीं लेना, एंटीबायोटिक का रोल इसमें नहीं है, राइट। एंटीबायोटिक का रोल तब है अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन होती है, वो आपने डिसाइड नहीं करना है, वो आपका डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। सो ये जो मंथ्स हैं फेब से मार्च और जो सितंबर अक्टूबर, इन 4 मंथ्स में जब बच्चे को बुखार चढ़ता है तो स्ट्रेट अवे गो टू द डॉक्टर एंड गेट द टेस्ट्स डन, राइट? इज दिस मतलब यही है ना? एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। आप डेंगू के लिए तो ये है ही है, बिल्कुल। नॉर्मल दिनों में भी अगर फीवर है तो अपने सिंपल पैरासीटामोल दे के, अपने 1 का दिन दे के अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अब रही आप डेंगू की बात कर रहे हैं, डेंगू बड़ा स्केरी हो जाता है सबके लिए, बड़ा स्केरी हो जाता है। स्केरी ऐसे है कि सबको डर हो जाता है, ठीक है। इसलिए उन दिनों में अपना प्लेटलेट्स काउंट, सीबीसी पूरा प्रोफाइल करवा के, डेंगू सेरोलॉजी करा के, वो प्रॉपर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके वो करना ही चाहिए, राइट। और उसमें आपने ना जैसे हाई जो हैं पेन किलर्स वो अवॉइड करने हैं, राइट।
जैसे क्या करते हैं, कोई ब्रूफन यूज़ कर रहा है, कोई दूसरे ड्रग यूज़ कर रहा है, वो आपने बिल्कुल नहीं देने हैं। कोई वोवरन यूज़ कर रहा है, वो बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं। आपने उन दिनों में सिंपल पैरासीटामोल यूज़ करना है कि जो आपके प्लेटलेट्स को ख़राब ना करें, क्योंकि डेंगू इतना डेंजरस हो जाता है कि जैसे डेंगू के प्रॉपर क्लासिकल डेंगू जो आता है उसमें बच्चों के पेट में पानी भरना, पित्ता सूजना, फेफड़े में पानी भरना, ये इतना स्केरी हो जाता है। ये इज़ वेरी डेंजरस। वो क्या करता है कि आपकी किडनी पे भी अटैक करेगा, आपके लिवर पे भी अटैक करेगा, आपके गॉल ब्लैडर पे भी अटैक करेगा। वायरस है, उसने अपना टाइम लेना है, उसने उस टाइम पे सब जगह पे अटैक करना ही करना है। तो अगर आप उस टाइम पे प्रॉपर रेस्ट करते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, बाहर नहीं जाते, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करता है। डेंगू वाले दिनों में कभी भी आपने ये अपने आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना। मैंने ये टॉपिक इसलिए बेसिकली उठाया, आई थिंक मेरे साथ ये हुआ कि मेरे बच्चे को बुखार बहुत तेज़ चढ़ रहा था, और उस टाइम शायद मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी जितनी शायद अब हो गई। सो मैंने भी उसको, और वो हाई फीवर था 103+, तो मैंने उसको इबुजेसिक देने लग गई, जो ब्रूफिन साथ में कि जल्दी उतर जाएगा, बहुत तेज़ है। बट देन वो बाद में वही डिस्कवर हुआ इट वाज डेंगू। एंड मैं एक बार ही तुम सहम जाते हो ना कि बिल्कुल। सो आई ऑलवेज वांटेड टू ब्रिंग दिस अप एंड गिव दिस मैसेज आउट कि खुद से कभी भी ये ड्रग्स नहीं देने चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी, आपने जो मेंशन किया पैरासीटामोल, या सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट अप हियर। और वो व्हेन आई गॉट रेमिनिसाइज, वो वाला जो मोमेंट था वो स्कैरी था बहुत। कॉमनली आप ने जो कहा है, कॉमनली सारे ये करते हैं। यस, ये मिस्टेक्स होती हैं जनरली, होती हैं, नहीं करनी चाहिए जी। लेकिन अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनको ज़रूर दिखाएं। एक चीज़ ना, जब एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत कॉमनली आती है, पर उसमें ना माँ पैनिक कर जाती है, पर उसको समझ नहीं आती उस टाइम क्या करे, वो है कि कई बार बच्चा गिर जाता है, ऑफ कोर्स वो संभलता नहीं है, कई बार बेड से गिर गया है, और कभी कभी उसको सर पे भी चोट लगती है फॉर दैट मैटर। हर माँ के साथ ये वाला एक सिचुएशन आता है। वो पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, और क्या क्या एग्जैक्टली हमें करना चाहिए? सो देखो, ये बड़ा ही आपने ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है। इसमें कॉमनली बहुत ही बच्चे आते हैं, राइट। हेड इंजरी, अगर हम बच्चे की चोट की बात करते हैं, सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है हेड इंजरी की तरफ। बिल्कुल। हेड इंजरी एक ऐसी है, अगर बच्चे के सिर पे चोट लगती है, अगर वो गिरता भी है, तो वो चोट उसको कभी भी लाइफ में कभी भी तंग कर सकती है। ये चोट को कभी भी, पहले तो ये चोट लगनी ही नहीं चाहिए। मदर इतनी केयरफुल होनी चाहिए कि बच्चा गिरना नहीं चाहिए। अगर ये चोट कभी भी सिर पे लग जाती है, ऐसे आपके पास बच्चे कॉमनली पहुंचते हैं, बच्चे को वॉमिटिंग्स हो रही हैं, बच्चे को दौरे पड़ने लग जाते हैं, और बच्चे इतने इसमें सीरियस हो जाते हैं कि, और ये फिर ये लाइफ लॉन्ग रह जाता है। सम टाइम तो ये लाइफ लॉन्ग रह जाता है। कई बार बच्चों पे जैसे सिर पे, जैसे बच्चा चलते चलते गिर पड़ा, या बेड से नीचे गिर पड़ा, मदर आके कहती है सिर्फ बेड से गिरा है, लेकिन बच्चे को क्या होता है, कन्वल्शंस, दौरे पड़ रहे होते हैं। तो ये चीज़ मदर को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मदर को बच्चे के सिर के ऊपर कभी भी चोट नहीं लगनी चाहिए। सिर क्या, बॉडी के किसी भी पार्ट पे चोट नहीं लगनी चाहिए जी। बच्चे कॉमनली बेड से गिरते हैं, कभी उनके क्लेविकल फ्रैक्चर हो जाता है, कभी टांग में हो जाता है, कभी सिर पे हो जाता है। मदर को ये सबसे पहले, इस पर ज़्यादा ज़रूरी ये होता तब कब है, जब देखो, जब मदर फ़ोन पे लगी हुई है ना, आप ये देखो, तब ये कॉमनली ही बड़ा, या जो सिंगल मदर है उस पर बड़ी, घर का काम भी करना है, लेकिन उसके लिए आपको ये चीज़ हमेशा ही ध्यान रखना पड़ेगा। हेड इंजरी या कोई भी इंजरी बच्चे के लिए बड़ी ही हार्मफुल है, वेरी वेरी डेंजरस। इसके लिए कोई आपको इमीडिएट हॉस्पिटल में रश करना पड़ता है, और इमीडिएट आपको इसका कोई ना कोई मेडिकल एमरजेंसी है ये। ओके, इस पर बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। राइट। सो मतलब अगर कोई ऐसे सिम्टम्स हैं, जैसे कि अगर बच्चा गिरा है और उसके सिर पे लगी है, तो व्हाट इफ़ अगर बच्चे को कोई वॉमिटिंग नहीं हो रही है, वो जैसे कहते हैं ना, हल्का सा वो बल्ज भी हो जाता है उस पर, तो इमीडिएटली एज अ मेडिकल इमरजेंसी जो घर पर है, वो हमें क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले अगर बच्चे के सिर पे चोट लगी है, बच्चा को अगर हेड इंजरी हुई है, वॉमिटिंग बड़ी ही कॉमन है उसमें। ओके।
वॉमिटिंग बड़ी कॉमन है, कन्वल्शंस दौरा बड़ा कॉमन है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बच्चे के हल्का सा कोई बल्ज भी लग रहा है आपको उस टाइम पे, ठीक है, इमीडिएट आपने अपने डॉक्टर को दिखाना है। इसमें कोई भी आपने मेडिकेशन यूज़ नहीं करनी है। कई बार लेडीज़ क्या करती है, इस पर सेक करना शुरू कर देती हैं या कुछ करना, नो, आपने कुछ नहीं करना, इमीडिएट आपने अपने डॉक्टर के पास करती हैं या फिर आइस लगाती है, आइस पैक देखिए ऐसे ना, इस टाइम पे हेड इंजरी पे उस टाइम पे कोई भी कमेंट करना मुश्किल है। राइट, ये इमीडिएट आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। इसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। इट इज़ दैट सीरियस एंड दैट इम्पोर्टेंट, वेरी सीरियस। चाहे वोमिटिंग आए या ना आए, चाहे मतलब उनको कन्वर्जन्स आए या ना आए, बट देन आपको एक बार ही दिखाना चाहिए। ये हेड इंजरी ऐसी है कि आपको लाइफ में कभी भी तंग कर सकती है। समटाइम्स क्या होता है कि बच्चा गिर गया, उसके कोई बल्ज नहीं बना, लेकिन उसके अंदर फ्रैक्चर हो जाता है स्कल में, आपको वो पता ही नहीं चलता। देखो, अब बच्चा गिरा, कहीं ना कहीं तो उसके लगेगी, बिल्कुल, छोटी मोटी लग गई, चलो वो कॉमनली सभी के बच्चे गिरते हैं, लेकिन इसको जितना हम ध्यान रख सकते हैं, ये चोट कभी भी तंग कर सकती है। राइट, सो एक बारी जाकर ज़रूर दिखाना चाहिए। बिल्कुल दिखाना चाहिए। राइट, ये तो मेडिकल एमरजेंसी है। ओके, ये मेडिकल एमरजेंसी है, ये इसमें आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। कॉमनली क्या रहता है कि बच्चा गिरा, कभी सिर पे लग गई, कभी नाक पे लग गई, नाक से ब्लीडिंग शुरू हो गई, आपको पता नहीं है अंदर कितनी चोट लगी या कहाँ फ्रैक्चर हुआ है, कहाँ नहीं हुआ, ठीक है, बच्चे के बाजू में पेन हो रही है, कहीं भी लग सकती है चोट। इसमें घर पे आप कुछ नहीं दे सकते, या अपना दिमाग नहीं लगाना ना, डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। राइट, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज, बिकॉज आई थिंक बच्चे गिरते हैं कई बार, क्या है, हम बहुत केयर भी कर ले, कोई ऐसा मोमेंट आ ही जाता है ना, मे बी वॉशरूम तक ही गए हैं, कुछ नहीं है 2 मिनट के लिए कोई पास, बट देन गिर गया है, बट देन आई थिंक देयर हैज़ टू बी ए कंटिजेंसी प्लान। उसको एक मदर को, यार एक पेरेंट को ही पता होना चाहिए कि हमें अब क्या स्टेप्स लेने हैं। सो आई थिंक दैट इज़ कि यू डू नॉट यूज़ योर ब्रेन ज़्यादा, आप सीधा उसको लेकर जाइए इमरजेंसी में। ओके, स्पेशली इफ इट्स हेड इंजरी। यस, Okay, that was important. Yeah, thank you for covering it. I think ये because ये तो है ही है, ये तो natural है, और बच्चे गिरेंगे भी, and I am brought up in a very big joint family. हम सब गिरते रहते थे, कभी कोई गिर रहा है, कुछ हो रहा है, but then अपने बच्चों के साथ भी यही है कि कभी कभी of course वो इतना खेलते हैं, इतना कूदते हैं, वो गिरते भी हैं। तो ऐसे है कि बच्चों ने गिरना है, लेकिन क्या है ना, समटाइम्स ये चोट कभी भी ख़राब कर सकती है। राइट, कई बार आप देखते हो कि बच्चा छत से गिरा, उसको सिंगल% चोट नहीं लगी। यस, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, घर पे बच्चा बेड से गिरा है तो बच्चा इतना सीरियस हो जाता है। यस, चोट कभी भी नहीं लगनी चाहिए, माँ को ये ध्यान रखना ही पड़ेगा। कई बार बच्चा 6 फीट से गिरता है, 10 सीढ़ियों से गिर जाता है, कुछ नहीं होता, लेकिन कई बार क्या है, बच्चा बेड से गिरा, वो सीरियस हो जाता है। You should be really careful. ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। And thank you for highlighting it कि नहीं, be very cautious about it, and not to be, मतलब इसको लेके बिल्कुल भी आपको अपने आप को ढीला नहीं छोड़ना। Yes, बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना। Yeah, thank you. And again, now coming on to, so आपने बड़े ना मेजर टॉपिक्स जो हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रेवलेंट है, हमने डिस्कस किए, बट एक मदर के साथ ना जब बच्चा पैदा होता है, इतने सारे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, आई डोंट थिंक हम पूरा उसको शायद जस्टिस कर पाएंगे या कवर कर पाएंगे एक पॉडकास्ट में। सो आई थॉट टू कम अप विद अ रैपिड फायर। सो ठीक है, तो सो आई विल थ्रो इन, मतलब मैं एकदम क्वेश्चंस थ्रो करूँगी विच विल बी यू नो रेलेवेंट टू, या फिर हमारे मिसकंसेप्शंस हैं या वो मिथ्स हैं या ट्रू है, वो आप आज हमें आंसर करिए। ठीक है, सो द फर्स्ट इज़, काजल लगाते हैं छोटे जब बच्चा होता है कि उसकी आंखें बड़ी हो जाएंगी, क्या काजल लगाना चाहिए? No. नहीं लगाना चाहिए। और बच्चा जब 6 महीने का होता है तो गाय का दूध इंट्रोड्यूस करा सकते हो आप, इज़ इट सो? नो, गाय का दूध इंट्रोड्यूस 1 साल के बाद। 1 साल के बाद, ओके। और जब बच्चा रो रहा है तो उसके मुंह में या तो वो निपल या पैसिफायर डाल दो। Strictly no. Strictly no. But it's so common otherwise. No, strictly no. और डाइपर्स रात को सोते हुए तो पहना ही देते हैं काफ़ी पेरेंट्स, पर दिन में भी पहना लेने चाहिए। No. रात को पहना सकते हैं। रात को दिन में एक ही बात है। रात और दिन एक ही बात है। ओके।
और अच्छा, जब बच्चा इतना प्यारा होता है ना, उसको किस करने का मन करता रहता है, जब उसके चीक्स पुल करने का मन करता है, तो क्या हम उसको किस कर सकते हैं? नो, बिल्कुल नहीं नो। है। ओके, तो पानी हम 6 मंथ से पहले इंट्रोड्यूस करना चाहिए, बाद में कैसे? 6 मंथ के बाद। 6 मंथ्स के बाद पानी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और मदर्स फीड जो है, ये हमने 2 कवर कर लिया है, इट वाज इन माय क्वेश्चंस कि ब्रेस्ट पंप से मदर फीड निकाल कर उनको रख देनी चाहिए, नो, सो दैट दे कैन गिव इट लेटर। नो, So you have a very quick answers like no. So और जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, तो कुछ जो शॉर्ट हाइट पेरेंट्स होते हैं, जैसे मैं हूँ, सो वी वांट के वी आई जस्ट वांट नो कि हाइट की कोई मेडिसिन होती है? नहीं, एज सच कुछ नहीं होता। हाइट की कोई मेडिसिन नहीं होती, एज सच नहीं होता। बट इट इज़ जेनेटिक, मोर ऑफ इट्स जेनेटिक। यस। या अच्छा, जब बच्चा होता है ना, तो कहते हैं कि उसको बेसन और दूध से मसाज करो, हल्की उसके हेयर ग्रोथ कम होगी बॉडी पर, और यू नो थोड़ा गोरा हो सकता है बच्चा। नो, मिथ। That's a big- जब बच्चों के पेट में दर्द हो रहा होता है, तो बहुत बारी ग्राइप वाटर देते हैं, तो ग्राइप वाटर देना चाहिए? नहीं, नो, इट्स नॉट हेल्दी। नो, नो। और जन्म घुट्टी बहुत सुनी है कि बहुत मम्मियाँ या घरों में देते हैं, क्या वो देनी चाहिए? नो, Again, no. No, no. It is like जो चीज़ें इतनी ज़्यादा हो रही है, और your straight instinctive answer is no. No. A big no. Yes. So I think it's so important to please everyone hear this out. Yeah. So with this I conclude the rapid fire though. I came back to I would like to come back on the मालिश वाला thing. Very importantly, जब बच्चा होता है तो कहते हैं कि मालिश बहुत अच्छे से करनी चाहिए, तो क्या मालिश करनी चाहिए? नहीं, स्टार्टिंग में नहीं, नो। फिर कब से शुरू कर सकते हैं मालिश? वो एक टाइम आता है, कोई बात नहीं, वो न्यू बॉर्न को तो बिल्कुल नहीं। न्यू बॉर्न को नहीं, मे बी 3 मंथ्स प्लस से 6 मंथ के बाद 6 मंथ्स के बाद मालिश शुरू करनी हाँ, चाहिए, ठीक। उससे पहले मालिश ही नहीं करनी चाहिए? नो। Okay, that was an eye opener. So I think more or less they are being covered, but ये last वाले में ना आपने मेरे को छोड़ दिया है लॉट ऑफ क्वेश्चंस के साथ, कि जो कि मुझे जो हमें पता है, और हमने अपने पेरेंट्स या ममाज के, जो कहते हैं ना दादी नानी आते हैं, बच्चा जब बॉर्न हुआ है तो पहले अच्छे से उसकी मालिश करो, एंड दे इवन टेल कि हाथ ऐसे ऐसे करके मालिश करो। सो और ये आज मेरे लिए, और मैंने भी बच्चों की मालिश करी है, सो बट देन नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। इसका कुछ पर्टिकुलर रीज़न है या? वो आप ऐसे है ना, जब आप बच्चे का बड़ा सॉफ्ट होता है, आप उसके साथ कुछ भी डैमेज कर सकते हो उसका। ओके, अब्डोमेन पे आप हाथ लगाओगे जोर से, उसकी बोन्स बड़ी ही सॉफ्ट Soft होती and है, delicate होती है। रहती है, आप कुछ भी कर सकते हो। एनी पर्टिकुलर थिंग जो प्रॉब्ली मैंने मिस किया, और आप डेली मतलब अपने क्लिनिक में आपके पास इतना इन्फ्लक्स ऑफ पेशेंट्स डेली बेसिस पे आता है कि कुछ कॉमन चीज़ें आप बहुत नोटिस कर रहे हो, और वहाँ हर जो पेरेंट्स हैं वहाँ ये गलती कर रहे हैं। सो एनीथिंग यू वांट टू पुट लाइट, जो शायद मे बी इवन आई एम नॉट अवेयर टू इवन आस्क क्वेश्चन? वही जो आपने पहले बात करी है हमने, कि अपने आप ही एंटीबायोटिक्स देने, अपने आप ही सेल्फ मेडिकेशन करनी, वो जानलेवा है। सबसे बड़ा जानलेवा है, जानलेवा है, वो जानलेवा है। यस, स्कैरी वर्ड है। हाँ, Yeah. ये वो जानलेवा। जैसे आप कॉमनली क्या होता है, किसी को पेन है, वो लंबा लंबा पेन किलर ही खाते रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि उनको पेन किलर उनके किडनी पे कितना इफेक्ट आ रहा है, उनके लिवर पे कितना इफेक्ट आ रहा है, Right. उनके अंदर उनका पेट के अंदर कितने अल्सर्स बन रहे हैं, कितना डैमेज हो रहा है। Right. ये कभी भी आपने ये एक मैसेज ज़रूर देना है सबको, कि कभी भी आपने ऐसे कोई फालतू पेन किलर नहीं खाने हैं, कोई एंटीबायोटिक नहीं खाने हैं। अगर आप ऐसे ये खाओगे तो वो नुकसान करेंगे ही करेंगे। True. ये कॉमनली हमें मिलता है। Right. मतलब आपके पास जब केस पहुंचते हैं, अगर वो हो रहा है तो वो वर्स होके पहुंचता है। That's even sad. यस। Right. और ऐसे पेशेंट बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जो पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन कर रहा है, अपने आप एंटीबायोटिक ले रहा है, उसके अंदर रेजिस्टेंट हो रही है। Yes. आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, जब वो मेडिसिन देगा वो असर ही नहीं करेगी। आप उसके जब टेस्ट करवाओगे, कुछ ब्लड कल्चर कराओगे, यूरिन कल्चर कराओगे, उसमें सारी मेडिसिन रेजिस्टेंट आएंगी। उस पर फिर हायर एंटीबायोटिक आएंगे, वो इंजेक्टेबल्स आएंगे। इसलिए आपको कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, क्योंकि आजकल आधा काम तो गूगल ने ही ख़राब कर दिया।
आधी मदर ना वहाँ से पढ़ के आएंगी, एग्जैक्टली। ठीक है, Yeah. तो वो आके वो वाले क्वेश्चन पुट करेंगी, फिर वो रोएंगी कि हमने ये वो नेगेटिव वाले क्वेश्चन दे के आएंगी। राइट। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। तो ये 10 मिनट में कभी नहीं आता कुछ। मैं भी ये जो आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये अगर मैंने जो 30 साल में देखा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। Undoubtedly, that's why we really wanted you to come. यस, ये जो मैंने 30 साल में देखा है, Yeah. क्योंकि ये चीज़ें पब्लिक अवेयरनेस के लिए हैं, बिल्कुल। लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, ठीक रहें, यही मेरी सबसे भगवान से भी यही दुआ है। बिल्कुल। एंड that's a very beautiful message जो आपने और एक दुआ छोड़ी है भी, आई गेस, यस, इसमें। So सबके लिए है ये सबके लिए, not just सब for the है। kids, for ना, everybody. सबके लिए है ये, Yes. सबके, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब ठीक रहें। बिल्कुल। If हम सब we all would pray the same. यस, Yes. यस। आई थिंक थैंक यू सो मच, बिकॉज मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि मेन का टॉपिक्स को जो चाहिए थी हाईलाइट होना, उनको कवर करके, और जो मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, वो एक क्लियर आंसर के साथ लोगों के पास जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और यू नो टेकिंग आवर टाइम एंड गिविंग अस द यू नो दैट लाइट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हम सब पेरेंट्स के लिए। और हम सब इतने न्यू पेरेंट्स, और इंडिया एज सोसाइटी हमारा इतना वो ऐसा इकोसिस्टम है दैट एवरीबडी इज़ सेमी डॉक्टर घर पर, और सबकी सलाहें हमेशा एडवाइजेज होती हैं, एंड यू रियली डू नॉट नो एज अ न्यू मॉम एज वेल कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। सो थैंक यू फॉर ब्रेकिंग ऑल यू नो मिसकंसेप्शंस एंड मिथ्स एंड गिविंग योर इंसाइटफुल डिस्कशन। थैंक यू अगैन। थैंक यू स्वाति जी, थैंक यू सो मच, Yeah. थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, अरे ठीक है, थैंक यू nice. सो मच।